start with this unit. So this is the second chapter in your syllabus. Let me mark this. You should use this marking for your books. This is chapter 2 after what we have completed in the last class. Today we'll be starting with this part as chapter 2. और नाम क्या है इस चैप्टर का? रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. यहाँ हम सीखेंगे कि टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, किस किस टाइप के इनकम को ये इंक्लूड करते हैं, एंड रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने इंट्रोडक्शन में लिखा दैट इनकम टैक्स का या किसी भी टैक्स का जो इंसिडेंस होता है, मतलब उसकी चार्जेबिलिटी की कौन से इनकम पे आपसे टैक्स मांगा जा सकता है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे. किस पे डिपेंड करता है? आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे. और ये रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होता है. आप सबको लास्ट वीडियो से एंड लास्ट क्लास से ये बात पता चल गई होगी कि रेसिडेंशियल स्टेटस किसे कहते हैं. आज हम सीखेंगे कि हर प्रीवियस ईयर के रेफरेंस में हमें एक रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना पड़ता है. तो याद रखिएगा, बिफोर टैक्सिंग एनी पर्सन, his residential status under income tax must be decided. We must decide that what is the residential status of a person before deciding that which income of that individual will be taxed in India. सबसे पहली चीज बहुत जरूरी है that residential status is different from citizenship. ये कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप से बिल्कुल अलग है. क्या फीचर्स होते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के, पहले वो देख लीजिए, फिर हम समझेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स कैसे अलग है. पहले अ पर्सन कैन हैव डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस इन डिफरेंट प्रीवियस ईयर, बिकॉज वी नो दैट एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन नीड्स टू बी डिटरमाइंड, and as per section 6, which actually will help us find the residential status of a person, this residential status can be different. The second part is that a person can have different residential status in different countries. मतलब ऐसा भी है, याद रखिएगा, पहला हमने ये सीखा कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ अ ईयर, मतलब हर ईयर टू ईयर ये वेरी करता है. साथ में साथ ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर सकता है फॉर द सेम प्रीवियस ईयर. मतलब ऐसा हो सकता है कि 2019-20 में आप इंडिया के रेसिडेंट हो बट अमेरिका के नहीं. आप दो कंट्री रेसिडेंशियल स्टेटस भी होल्ड कर सकते हो, जैसे कहा हमने. इन द सेम ईयर द एसएससी कैन नॉट हैव डिफरेंट रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम. ये भी बहुत नोट करने वाली चीज है कि if you are having a residential status of a resident in respect of salary, income from house property or capital gains या profits and gains from business or profession और income from other sources का residential status भी resident हो. ठीक, तो इसीलिए ये कहा कि एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स अगर वो रेसिडेंट है तो ही कैन नॉट बी नॉन रेसिडेंट फॉर अदर सोर्सेस ऑफ इनकम. नाउ अब जानना बहुत जरूरी था कि रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजनशिप कैसे अलग है. तो याद रखिएगा, रेसिडेंशियल स्टेटस जो टर्म होता है ना, ये सिर्फ डिसाइड करता है आपकी टैक्स लायबिलिटी, वेयर एज सिटीजनशिप ये आपका फंडामेंटल राइट है जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने या किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको उस कंट्री में दिया है. अनलाइक रेसिडेंशियल स्टेटस, citizenship does not changes every year. I'm not saying that it cannot change, but doesn't changes every year. ऐसा हो सकता है कि मैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए लक्ष्मी निवास मित्तल, he is a person who was born and brought up in Calcutta, and now right now he's a citizen of UK, United Kingdoms. तो उसने अपने सिटीजनशिप को बदला. तो ऐसा बदला जा सकता है अगर हम माइग्रेट कर जाए बस टू अप्लाई. ठीक, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करके उसका सिटीजनशिप ले सकते हो.
Next, citizenship and residential status are conceptually different from one another. SSC, being a resident in India, may not be a citizen of India. Like for example, किसी भी famous cricketer का नाम लेते हैं, like we can talk about Sunil Narine, plays for Kolkata Knight Riders, or we can talk about Shane Watson playing for Chennai Super Kings in IPL. अब उनके बारे में देखिए कि both are not citizen of India. But if they satisfy certain conditions as prescribed under certain sections, they may be considered as resident of India. क्लियर? तो रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना हम सीखेंगे सेक्शन 6 में. शायद लास्ट डे मैंने आपको सेक्शन 4 पढ़ाया था और बोला था कि नेक्स्ट डे विल स्टार्ट विद सेक्शन 5 एंड 6, बट बिफोर 5 हमें 6 पढ़ना है, क्योंकि 6 हमें ये बताएगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और किस तरह से डिटरमाइन करते हैं. देन इट विल बी इजी फॉर अस कि हम सेक्शन 5 के बारे में बात करें. तो जब हम सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो सेक्शन 6 का सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव हम इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे, जहां हमने सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 देखा. क्लियर? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. This is section 6 subsection 1. Then comes HUF. मैं आपको समझाऊंगा कि इसे याद कैसे रखते हैं. This is section 6 subsection 2. Then comes company, section 6 subsection 3. And lastly, it's about firm AOP BOI, that is covered under section 6 subsection 4. अगेन जब आप ये चारों सेक्शंस पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें से सिर्फ HUF या इंडिविजुअल के ही रेसिडेंशियल स्टेटस को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. तो इन दोनों को ही फर्दर क्लासिफाई करने के लिए हमने एक सेक्शन का यूज किया जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड दैट सेक्शन इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 6. क्लियर? चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से हम इन सेक्शंस के बारे में सीखेंगे और किस तरह से एक रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी कैटेगरी ऑफ अ पर्सन, आई थिंक हमने ऑलरेडी पढ़ा है दैट व्हाट वी मीन बाय द टर्म पर्सन एज इट वाज डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट. तो आज हम देखते हैं कि उन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्संस को किस तरह से रेसिडेंशियल स्टेटस में क्लासिफाई किया जाता है. तो हमारा पहला टॉपिक टुडे विल स्टार्ट विद दिस पार्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 दिस डिफाइंस की रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल क्या होता है. अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन देयर आर two conditions as prescribed in clause A and in clause C. B नहीं है यहाँ पे, B पहले हुआ करता था, उसे abolish कर दिया गया. If any of these conditions are satisfied, then the individual is regarded as resident. That means if the conditions are satisfied and the answer is yes, then the individual is regarded as resident. And if neither of the conditions are fulfilled, then the individual is regarded as non-resident. That means अगर आपको आंसर मिलेगा no, then the individual will be non-resident. Now किस रिस्पेक्ट में आपको yes या no सर्च करना है हमें वो देखना है. Now see, individual shall be considered as resident or in India if he satisfies
should be satisfies any of the two conditions of section 6 subsection 1. याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है. एनी ऑफ द टू कंडीशंस, कोई भी एक कंडीशंस फुलफिल करनी है आपको. कंडीशन क्या है? फर्स्ट, ही मस्ट रिसाइड इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर. इसे हम कभी कभी एटलीस्ट 182 डेज भी लिखते हैं. ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जिस भी प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे होगे, उस प्रीवियस ईयर में उसका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे कितना होना चाहिए? 182. या फिर, और नोट दिस पार्ट, एज पर क्लॉज सी ही मस्ट reside in India for at least 60 days or more. I am saying for at least 60 days. So 60 days in the relevant previous year, and यहाँ पे ये एक इंटरनल कंडीशन है. इसका मतलब जो क्लॉज सी है वो अपने आप में दो पार्ट में डिवाइडेड है. इसका फर्स्ट पार्ट 60 डेज के कॉन्सेप्ट पे आता है, एंड सेकेंड पार्ट कम्स विथ 365 डेज का कॉन्सेप्ट. तो 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 immediately preceding previous years. अब ये क्या कह रहा है, मैं आपको ध्यान से समझाऊं. इफ योर प्रीवियस ईयर, सपोज आपका प्रीवियस है 2020-21, जो अभी ईयर चल रहा है, मान लो इस ईयर में आपने इनकम कमाया, अगले साल आप टैक्स देने वाले हो, तो आप चेक करोगे कि आपका 2020-21 में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या था. तो प्रीवियस 4 ईयर कौन कौन से होंगे? 1920, 18-19, 17-18 एंड 16-17. ये हमारे लास्ट 4 इयर्स होने वाले हैं. किन किन इयर्स के बारे में मैंने बात किया, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर. तो ये है वो लास्ट 4 इयर्स, इन्हें कहते हैं वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स. ठीक. एंड इफ दोनों में से कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ, देन द पर्सन विल बी रिगार्डेड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, नोन एज एनआरआई. इसे हम क्या कहते हैं? एन आर आई, एंड दिस इज नोन एज आर आई. तो आपको सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 बताएगा whether a person is RI or NRI. Now just see the example. We'll check that in example number 1 whether an individual is resident or non-resident. Check करेंगे हम. So now as in case number 1 we can see the years are 2019-20. मान लेता हूं मैं, ये मेरा प्रीवियस ईयर है 2019-20, मैं इस ईयर के रेफरेंस में बात कर रहा था. एंड दीज आर द 4 प्रीवियस ईयर्स जो इसके ठीक पहले आए हैं, 2018-19, 17-18, 16-17 एंड 15-16. ये 4 साल थे हमारे पास. हमने चेक किया कि प्रीवियस ईयर में सबसे पहले नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे क्या है. आपने कहा सर दिस इज ग्रेटर देन 182. तो जैसे ही क्लॉज ए सेटिस्फाई हुआ, क्या हमें क्लॉज 2 चेक करना होगा, मतलब क्लॉज सी? आपने कहा नहीं. तो मैंने कहा कि एज पर क्लॉज ए ही विल बी कंसिडर्ड एज आरआई, दैट इज रेसिडेंट इंडिविजुअल. ठीक. किस सेक्शन के अकॉर्डिंगली हुआ? दिस इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 as he is an individual, and clause A. Clear? In the next case again we can see that in the previous year his number of days of stay is 182. Then the same answer will be there. He will be
अगेन रेसिडेंट। आपने कहा सर बाकी डेज तो जीरो है, मैंने कहा उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर में चेक करना था। तो प्रीवियस ईयर में ये बंदा क्या है, रेसिडेंट है बाय वर्च्यू ऑफ सेम सेक्शन, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। इसमें चेक कीजिए, आपने देखा सर यहाँ पे तो लेस देन 182 डेज है, दिस आइटम इज लेस देन 182। तो मैंने कहा देन गो फॉर क्लॉज सी, check whether this day is more than 60 or not. You said yes, it's more than 60। तो जैसे ये 60 होगा, आपको ये भी चेक करना होगा कि इन 4 years का टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन 365। मैंने आपसे पूछा क्या ये मोर देन 365 है, आपने कहा यस, क्योंकि अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो इंडिविजुअली देखिए यही साल 365 से ज्यादा है, तो इनका टोटल तो 365 से ज्यादा हो गई। अगेन ही इज रेसिडेंट। क्लियर? दिस टाइम इट विल बी सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। क्लियर? अगेन यहां पे भी देखिए लेस देन क्या है 182, बट दिस इज मोर देन 60। तो चेक व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस 4। हमने देखा कि इन सब का टोटल जो है वो 470 है। इट्स मोर देन अगेन 365, then again the person is resident individual by the same clause। Clear? Here see that the number of days of stay in the previous year is 50। now neither of the conditions are fulfilling because clause C के लिए भी आपको minimum 60 days चाहिए। तो ये बंदे को हम क्या कहेंगे, NRI। क्या कहेंगे, NRI। Clear? This too is your classwork, case 6 and case 7। do it right now। नाउ हमने अभी जो क्लॉज सी में केस पढ़ा था, हम देखेंगे कि किस तरह से आगे मूव करते समय कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ये एक्सेप्शंस वो सिचुएशंस होते हैं जहां पे हम चाहकर भी 60 डेज एंड 365 डेज का क्राइटेरिया फॉर एन इंडिविजुअल टू बिकम अ रेसिडेंट चेक नहीं करेंगे। दैट मीन्स इन सच केसेस ओनली वी हैव टू चेक, व्हाट वी हैव टू चेक, only clause A will be applicable। हम लोग को क्या चेक करना है, हमें ओनली चेक करना है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 clause A। that means 182 days or more। if a person stays for 182 days or more during a relevant previous year, then only he can be considered as resident। तो ये कंडीशंस क्या है जहां पे हम 60 और 365 डेज का क्राइटेरिया चेक नहीं करते, वो मार्क कीजिएगा। इफ एन इंडियन सिटीजन मूव्स आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई भी बंदा इंडिया के बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं हम, बट ये कभी भी इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो मैं खुद अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए यूके चला गया, दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट। मैं यूके में किसी कंपनी में जॉब करने चला गया, दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट। बट मान लो मेरा बिजनेस इंडिया में है, मुझे एक मशीन खरीदनी थी, मैंने उस मशीन का ट्रायल रन चेक करने के लिए मैं यूके गया, तो दैट शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट पर्पस। ओके, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए रिलेटेड पर्पस, ठीक, ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है तो उसे हम एक्सेप्शन में कवर करेंगे। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। See, if a person goes abroad and runs his own financial consultancy office, then he shall be covered by the above exception as he is going outside India for employment purpose। However, if he merely goes abroad to confirm the setup of such office, then he shall not be covered under such exception। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं ऑफिस
खोलता हूं ऑफिस में काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए तो मैं कवर्ड हूं, बट ऑफिस के लिए लोकेशन सेलेक्ट करने में अगर इंडिया से बाहर जा रहा हूं तो इन सच केसेस आई विल नॉट बी कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन। द सेकेंड एक्सेप्शन इज दैट कि अगर कोई इंडियन सिटीजन, याद रखिएगा, ठीक, एज अ मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप इंडिया से बाहर जाता है, मूव्स आउटसाइड इंडिया, देन ही विल बी कवर्ड अंडर दिस एक्सेप्शन। क्लियर? क्या देखा हमने कि अगर कोई इंडियन इंडिया से बाहर जाता है ऑन एन इंडियन बाउंड शिप, तब हम 60 डेज और 365 डेज का क्राइटेरिया चेक नहीं करते। याद रखिएगा, यहीं पे अगर कोई फॉरेनर इंडियन क्रूज शिप मेंबर इंडिया से बाहर जाएगा तो वो इस एक्सेप्शन का पार्ट नहीं है। अगर कोई इंडियन एज अ पैसेंजर इन एन इंडियन शिप जाता है इंडिया से बाहर तो कवर्ड नहीं है। याद रखिएगा, इसका मतलब मैंने ये कहा कि ये चारों चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, वो एज अ मेंबर शिप से बाहर जा रहा हो। कौन सा मेंबर? इंडियन शिप पे एज अ क्रू मेंबर। एंड फोर्थ, वो शिप इंडिया से बाहर जा रही हो। ठीक, अगर इंडियन शिप किसी फॉरेन कंट्री से किसी इंडियन के साथ एज अ क्रू मेंबर आउट जाती है तो वो यहाँ कवर्ड नहीं है। चारों कंडीशंस हमें चेक करने होंगे। लास्ट, अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसे हम PIO कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम? PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक, जो नॉर्मली इंडिया के बाहर रहता है, अगर वो हिंदुस्तान मतलब इंडिया आए फॉर अ विजिट तो हम उसे एक्सेप्शन में कवर करेंगे। 60 एंड 365 डेज का क्राइटेरिया चेक नहीं करेंगे। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये PIO क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसे कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि किसे हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। नाउ ध्यान से देखिएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है। ये फिर से एक इंक्लूसिव टर्म है, तो ये मीन करता है एंड इंक्लूड करता है फॉलोइंग पर्सन को, और उन्हें हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानेंगे। पहला, एन इंडियन पर्सन, मतलब जो बाई ओरिजिन इंडियन हो, मतलब जैसे आप कह सकते हो एक अमेरिकन होता है, ठीक है, या हम आप या ऐसा कोई इंसान जिसका जन्म या फिर जिसके जड़े हिंदुस्तान से जुड़ी हो। तो ये क्या बोल रहा है? बोला कोई भी इंडियन पर्सन जिसने कभी भी इंडियन पासपोर्ट रखा हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लक्ष्मी निवास मित्तल के बारे में बात कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मित्तल सर का, ठीक है। We can take an example of Mittal. Mittal is a person who was born and brought up in India. Now he is an UK citizen. बट क्योंकि वो इंडिया से बाहर गया या इंडिया में कभी उसके पास इंडियन पासपोर्ट था तो उसे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानते हैं। नेक्स्ट, एनी पर्सन, हर वो इंसान जिसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने हिंदुस्तान में जन्म लिया हो, या फिर वो परमानेंट सिटीजन थे इंडिया के और दे नेवर मूव्ड टू बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये वर्ड क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज was divided and at that time two formed Bangladesh and Pakistan, and many of the person they moved to Bangladesh and Pakistan at that time. तो हो सकता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस they were they have taken birth on a place which was the part of undivided India, but after 1947 it converted into a new country and therefore they will be regarded as the nationals of बांग्लादेश और पाकिस्तान, एंड उनका इंडिया के साथ कोई लिंकेज नहीं रह जाएगा। साथ ही साथ फिर हमने देखा कि भैया हर वो इंसान, द पर्सन, ठीक है, हु इज द स्पाउस, मतलब पति या पत्नी, ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया या किसी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के जिनकी शादी 2 साल या 2 साल से ज्यादा टिकी हो, उन लोगों को भी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानते हैं।
नाउ लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो लक्ष्मी निवास मित्तल, उनके बेटे हैं, ही वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन यूके, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो उनके लड़के ने किसी ब्रिटिश गर्ल से ब्रिटेन में शादी कर ली। नाउ दैट ब्रिटिश will also be regarded as a person of Indian origin. क्यों? Because her spouse is a person of Indian origin. कैसे? Because her spouse is covered under point B. He is a person whose parents, grandparents or great grandparents were born in India and were permanent residents of India and never moved to Pakistan or Bangladesh. ठीक, तो इन सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि मित्तल ही नहीं, मित्तल के डॉटर्स एंड सन्स एंड उनके स्पाउस भी कवर्ड हो जाते हैं इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, हमने बेस्ट इसका एग्जांपल देखा था दैट मूवी नमस्ते लंदन, उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो लोग इंडिया लौट कर आते हैं। हमने डीडीएलजे देखा है, उसमें लोग लौट के आते हैं, उन्हें भी हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही मानते हैं। लास्ट, ठीक, द पर्सन एंड हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स or great grandparents must not, this term is very important, this term needs to be marked, must not have been the nationals of Bangladesh or Pakistan at any point of time। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। तो याद रखने के लायक हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है, जो हमें याद रखने हैं। These 3 points are very important for us, A, B and C. ठीक, the fourth one is we can ignore it this point because I think ये point हमने already B में cover किया था। Now होने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पे जो टर्म है ना ग्रैंड पेरेंट्स, ये इंक्लूड करते दोनों पेरेंटल एज वेल एज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक, मतलब आपके एक बंदे के सास ससुर एंड माँ बाप दोनों कवर्ड होते हैं। ठीक, तो इसका फाइनल स्ट्रेस ये था कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल्ड होती है तो हमें सिर्फ सेक्शन 6(1)(a) ही यूज करना होगा एंड 182 डेज का कॉन्सेप्ट से ही हम किसी पर्सन को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान सकते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट पॉइंट इन द सीरीज इज counting of number of days. This is very important point कि जो नंबर ऑफ डेज हम काउंट करने वाले वो कैसे होगा। तो याद रखिएगा कि अगर टाइम दिया, बात करेंगे इसका हम लोग, इफ द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर इज गिवन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक, तो हमें बोथ द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसे कैलकुलेट करते समय डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल दोनों इंक्लूड करना होता है, मतलब दोनों ही दिनों को हम लेंगे। तो अगर टाइम दिया रहेगा तो हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जिस दिन आए उस दिन कितने घंटे हम हिंदुस्तान में थे, जिस दिन गए उस दिन कितने घंटे हिंदुस्तान में थे, और बीच के टाइम ट्रेस के बारे में मैं दिखाऊंगा आपको ये करके कैसे किया जाता है। एंड अगर कुछ भी ना दिया हो, मतलब ये ना बताया हो कि वो कितने बजे आया कितने बजे गया, क्वेश्चन इस बारे में अगर पूरी तरह से साइलेंट हो, तो हम जिस दिन वो आते हैं और जिस दिन वो जाते हैं उन दोनों ही दिन को इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि उन दोनों ही दिन वो पूरे दिन हिंदुस्तान में थे। ठीक, रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते समय हमें ये चीज इंक्लूड करनी होगी। क्लियर? तो हमने अकॉर्डिंगली इसी तरह से कैलकुलेशंस करना सीखा कि हम shall be included for determining रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करते समय हम दोनों को ही इंक्लूड करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। फिर हमने लिखा इफेक्ट ऑफ टाइम डेटा। अगर टाइम डेटा दिया हो देन जो मैंने कहा पहले भी, द टाइम ऑफ अराइवल एंड टाइम ऑफ डिपार्चर बोथ शैल बी कंसिडर्ड एंड अकॉर्डिंगली हम उनके सॉल्यूशंस करेंगे। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया, व्हाट वी मीन बाय इंडिया। तो इंडिया इज नॉट ओनली जो हम देखते हैं, क्योंकि पहला तो इंडिया का डेफिनेशन हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलकर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है
कि इंडिया क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात, ये पूरा एरिया किसके डेफिनेशन में फॉल करता है, इंडिया के। ठीक, द ज्योग्राफिकल इंडिया। इसको छोड़कर इंडिया के जितने भी टेरिटोरियल वाटर्स है उन्हें भी हम इंडिया मानते हैं, सी बेड्स को इंडिया मानते हैं, एंड सब सॉइल लाइंग अंडर सच वाटर्स इज ऑल्सो एन इंडिया। इसके साथ साथ पानी में भी हिंदुस्तान है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर हम बात करें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की अगर हम बात करें, ये पानी में होते हैं ये जगह, एंड एनी अदर मैरीटाइम जोन, मैरीटाइम का मतलब होता है पानी में जो चीजें देखते हैं, ये 200 न्यूटिकल माइल्स तक होता है फ्रॉम द सी शोर। ठीक, मतलब इंडिया के जहां, मतलब समझ लो अगर आप इंडिया के नीचे वाले हिस्से को देखते हो, अगर ये इस तरह से है, अगर हम ये हिस्सा देखें इंडिया का इस तरह से, तो आप इस एरिया से 200 न्यूटिकल माइल्स तक आप क्या देखोगे, इंडिया। इसका मतलब पानी भी इंडिया के कंट्रोल में है अप टू 200 न्यूटिकल माइल्स, एनएम। क्लियर? And this is not even the airspace above its territorial water is also under India's control and that will also be considered as an India. इसका मतलब अगर मान लो मैं किसी से डील करने के लिए पानी में चला जाता हूँ और मैं ये 200 न्यूटिकल माइल्स के अंदर मैं शिप में भी अगर किसी के साथ डीलिंग करता हूँ तो दैट एरिया विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन इंडिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया था, मिस्टर एक्स केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इस वर्ड को बहुत अच्छे से मार्क करेंगे, पहली बार आया, इसका मतलब इसके पहले वो कभी हिंदुस्तान में नहीं था। ही केम ऑन 5th जून ऑफ द प्रीवियस ईयर और 3rd दिसंबर को ही डिपार्टेड। ठीक, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने का। तो देखिए टाइम नहीं बताया कि 5th जून को कब आया, तो हम मानेंगे कि 5th जून को वो पूरे दिन हिंदुस्तान में था। तो पहले ये जानना चाहते हैं कि वो कितने दिन हिंदुस्तान में नहीं था। अगर वो 5th जून को पहली बार आया तो वो अप्रैल में इंडिया में नहीं था, मई में इंडिया में नहीं था बिल्कुल भी, और जून में सिर्फ 4 दिन नहीं था, 1 जून, 2 जून, 3 जून एंड 4 जून, क्योंकि 5th जून को वो आ गया और हम ये मानेंगे कि 5th जून को वो पूरा इंडिया में था। तो अगर हम टोटल 30 डेज होते हैं जून में, उनमें से अगर 4 डेज एक्सक्लूड कर दे तो वो कितने दिन इंडिया में था जून में, 26 डेज। आफ्टर दैट जुलाई में 31 डेज वो इंडिया में था। ठीक, अगस्त में 31 डेज वो इंडिया में था। आप एग्जाम में इसी तरह से टेबल बना के कैलकुलेशंस करेंगे। सितंबर में वो 30 डेज इंडिया में था, अक्टूबर में भी वो 31 डेज इंडिया में था, नवंबर में भी वो 30 डेज इंडिया में था, एंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर ही लेफ्ट इंडिया ऑन 3rd। इसका मतलब ही वॉज इन इंडिया फॉर 1st दिसंबर, 2nd दिसंबर एंड 3rd दिसंबर। तो दिसंबर में ही वॉज इन इंडिया फॉर 3 डेज। आफ्टर दैट इन द मंथ ऑफ जनवरी, फेब्रुवरी एंड मार्च ही वॉज नॉट देयर इन इंडिया। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे? अगर मैं बात करूं कि उसका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे क्या है, तो आप इसे ऐड करके मुझे बताइए कि कितने दिन वो इंडिया में था। जस्ट ऐड इट अप, वी आर एडिंग इट, 26 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 3, ऑल टुगेदर इट इज 182 days in the previous year. So if he stayed for 182 days, then is he a resident or non-resident? The answer is he is resident in India, RI. क्लियर? तो हमने सीखा कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस में किसी इंडिविजुअल को रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट कैसे डिस्क्राइब करते हैं। In the same way, you will be doing this question right now.
ठीक, आप ये क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर भी सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस बार बोला है कि 5 जून को सुबह 7 बजे वो हिंदुस्तान आया एंड 3 दिसंबर को ही लेफ्ट एट 6 PM फ्रॉम इंडिया। तो जून मतलब अप्रैल मई में वो इंडिया में नहीं है, दिसंबर जनवरी फरवरी में वो इंडिया में नहीं है। ठीक, बाकी डेज तो एज इट इज होंगे, सिर्फ कैलकुलेशन में आने वाले महीने और जाने वाले महीने में डिफरेंसेस होने वाले। तो हमने लिख दिया 31 31 30 31 नवंबर, अगेन इट विल बी 30। नाउ इन दोनों के कैलकुलेशंस देखते, ध्यान से देखिए। पहले दिसंबर की बात करते हो, 3 दिसंबर को शाम को 6 बजे गया, तो वो 1 दिसंबर को पूरे दिन इंडिया में था, 2 दिसंबर को पूरे दिन इंडिया में था। तो 2 कंप्लीट डेज है हमारे पास। तो हमने क्या लिखा, 2 डेज प्लस थर्ड डे वो कितने आवर्स इंडिया में था। तो आपने कहा सर इफ ही लेफ्ट एट 6 इन द इवनिंग, आई थिंक ही वाज देयर इन इंडिया फॉर 18 आवर्स ऑन दैट डे। रात के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक he was there for in India for 18 hours। ठीक, इन द सेम वे अगर हम यहां बात करें तो 5 तारीख को सुबह 7 बजे वो इंडिया आया, तो वो कितने देर इंडिया में था। देखो दो चीज, दो प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, आप 7 बजे से रात को 12 बजे तक कैलकुलेट कर लो कितने घंटे हुए, या फिर जितने घंटे वो नहीं थे उतने एक्सक्लूड कर देते 24 आवर्स में से। तो हमने यहां देखा कि ही वॉज इन इंडिया फॉर 25 कंप्लीट डेज प्लस he was not there in India for 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 for 7 hours। That means 24 में से अगर हमने 7 hours माइनस कर दिए तो he was there for 17 hours on 5th June। Now if we add this up and if you want to calculate, हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की कि टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे कितना है। तो हमने ऐड किया 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 2, 180। हमने क्या लिखा, 180 डेज। ये तो कंप्लीट नंबर ऑफ डेज है हमारे पास 180। अलोंग विद दिस आवर्स भी हमारे पास, तो आवर्स ऐड करके बताइए कितने आवर्स हुए साथ में, क्योंकि आवर्स को आवर्स के साथ ऐड करेंगे। 180 डेज प्लस 17 प्लस 18, 35 आवर्स। ओके, नाउ एज द नंबर ऑफ आवर्स इज मोर देन 24 आवर्स, तो हम इसे कंप्लीट नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम इसे लिखेंगे 181 डेज, क्योंकि एक दिन बढ़ गया, हमने आवर्स में से 24 बोरो करके एक दिन ऐड कर दिया, प्लस 11 आवर्स। In such case, as the number of days is less than 181 days and he came for the first time in India, ठीक ध्यान से रखिएगा, as he came for the first time in India, तो आप 60 and 365 डेज का क्राइटेरिया भी नहीं फुलफिल कर पाओगे। ठीक, क्योंकि पिछले सारे इयर्स में जीरो वैल्यू है, ऑल्दो ये नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे यहाँ पर मोर देन 60 है, बट हमें पास्ट 4 इयर्स में 365 डेज का क्राइटेरिया नहीं मिलेगा। एज अ रिजल्ट he will be considered as NRI।
आई, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर? कोई डाउट इसको लेकर? तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फर्दर सेग्रीगेशन के साथ कि किस तरह से एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को हम ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब इस चीज की बात मैं कर रहा था, आपने देखा होगा हमने यहाँ पे जब इनिशियली इस डायग्राम को बनाया था फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, तो अब हमें ये पता है कि एक रेसिडेंट मतलब एक इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट। अब हमें ये सीखना है क्योंकि यहाँ पे दिस टाइम वी हैव टू स्टडी सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए। दिस विल टेल अस कि एक रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर? इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।